लीजेस में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का ये वाला अपना डिस्कशन होगा। तो अपने यहाँ पे कवर करके चलेंगे कौन कौन सा टॉपिक, लीज मॉडिफिकेशन, लीज रीमेजरमेंट एंड मॉडिफिकेशन में कोविड-19 अमेंडमेंट जो आया है उसका क्या इम्पैक्ट है, प्लस डेफर्ड टैक्स इम्पैक्ट ऑन लीजेस। तो ये टॉपिक्स कवर करेंगे। एंड कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन है आईसीआई का इलस्ट्रेशन नंबर 32, ये करेंगे। देन ICI illustration 35, modification that decreases the scope of the lease, and there is a beautiful illustration एग्जाम में आने का पूरा चांसेस है, illustration number 37, modification that both increases and decreases the scope of the lease, and last but not the least question on COVID-19 amendment applicable। देखो क्वेश्चन ऑन COVID-19 amendment लेसी के बुक्स में इसका क्या इम्पैक्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले लीजेस का जो मॉडिफिकेशन रिलेटेड अपना जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्विकली मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर देता हूँ। सो लेट अस स्टार्ट विथ कंटेंट, लीज मॉडिफिकेशन एंड रीमेजरमेंट। तो मॉडिफिकेशन हो सकता है ड्यू टू देयर इज अ चेंज इन स्कोप ऑफ द लीज। अभी स्कोप ऑफ द लीज कैसा है, स्कोप कैसे बढ़ रहा है, पहले समझो 1000 स्क्वायर फीट का लीज लिया था 100 स्क्वायर फीट का, उसको बाद में चेंज होके 200 स्क्वायर फीट हो गया। तो ये अपना स्कोप में चेंज हुआ, इंक्रीज इन स्कोप हो गया। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कंसिडरेशन चेंज हो सकता है। पहले लीज रेंट था 1 लाख रुपीज पर ईयर, अभी लीज रेंट हो गया है 2 लाख रुपीज। देन देयर कैन बी अ चेंज इन लीज टर्म। लीज टर्म कैसे चेंज होगा, देखो इनिशियली जब इंसेप्शन लीज का हुआ वो टाइम पे 5 इयर्स के लिए था, बाद में वो चेंज होकर 10 साल हो गया। तो देयर कैन बी अ चेंज इन स्कोप, देयर कैन बी अ चेंज इन कंसिडरेशन, देयर कैन बी अ चेंज इन लीज टर्म। ये तीनों रीजन से अगर लेसी को एडिशनल राइट टू यूज मिल रहा है एंड इफ दैट एडिशनल राइट टू यूज इज एज पर इट्स ओन स्टैंड अलोन प्राइस, मतलब द एडिशनल राइट टू यूज इज कमेंसुरेट विद द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, अगर ये दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होता है देन मॉडिफिकेशन विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट लीज। सेपरेट लीज में अपना अकाउंटिंग कैसे होगा, वी विल रिकॉग्नाइज अ न्यू ROU एसेट विल बी रिकॉग्नाइज्ड, न्यू ROU एसेट विल बी रिकॉग्नाइज्ड। तो अपने को जर्नल एंट्री पता है ROU एसेट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एग्जिस्टिंग ROU एसेट विल नॉट बी ऑल्टर्ड, उसको हाथ नहीं लगाएंगे। पार्ट बी, इफ ईदर ऑफ द कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, मतलब अगर वो लीज को हम लोग एक नया लीज सेपरेट लीज रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, इन दैट केस इट विल बी ट्रीटेड एज अ केस ऑफ मॉडिफिकेशन। अभी मॉडिफिकेशन में क्या होता है, अकाउंटिंग वी एडजस्ट द डिफरेंस इन द ROU एसेट। ठीक है, ये एडजस्टिंग एंट्री भी होगा, ROU एसेट डेबिट, मतलब ROU एसेट और लीज लायबिलिटी का जो एंट्री है उसी में एडजस्ट करेंगे। देन लेस, अभी मॉडिफिकेशन का केस कब होता है, व्हेन द लेसी एंड लेसर अग्रीज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, लेसी एंड लेसर एग्रीज टू मॉडिफाई द एग्रीमेंट। तो ये हुआ मॉडिफिकेशन का केस। अभी मॉडिफिकेशन में दो पार्ट हैं, इफ देयर इज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द कंसिडरेशन। ठीक है, दूसरा क्या है, इंक्रीज इन स्कोप, इंक्रीज इन टर्म। मतलब जहाँ पे कंसिडरेशन में इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों केस का वर्ड है, स्कोप सिर्फ इंक्रीज, टर्म सिर्फ इंक्रीज। ये केस में अपना एंट्री रहेगा ROU एसेट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, नो गेन और लॉस, मतलब यहाँ पे
पी और एल में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा पार्ट में आ जाओ, यहाँ पे क्या है, डिक्रीज इन स्कोप और डिक्रीज इन टर्म मीन्स राइट टू यूज सरेंडर्ड। ये केस है राइट टू यूज जहां पे सरेंडर करता है लेसी, गिवन अप राइट टू यूज। अभी एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, समझो पहले अपना लीज टर्म में था कि अपने एक बिल्डिंग में 2 फ्लोर रेंट में लेंगे, बाद में मॉडिफिकेशन हुआ तो ड्यू टू लेसीज वीक फाइनेंशियल कंडीशन लेसी लेसर को जाके बोलता है कि भाई अपने को अभी से 2 फ्लोर कंप्लीटली नहीं चाहिए, 1 फ्लोर आप ले लो, एक ही फ्लोर में मैं अपना काम चला लूँ। इन दैट केस 2 में से 1 फ्लोर सरेंडर किया तो लेसी विल सरेंडर 50% ऑफ हिज स्कोप। तो यहाँ पे अपने को 50% रिडक्शन करना होगा इन द राइट टू यू एसेट एंड इन द लीज लायबिलिटी। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन मैंने लिख के रखा है, द इम्पॉर्टेंट लाइन इज देयर विल बी अ प्रोपोर्शनेट रिडक्शन ऑफ ROU एसेट एंड लीज लायबिलिटी। अभी अपने कंपेयर करेंगे, 2 चीज़ को यहाँ पे कंपेयर करेंगे, डिक्रीज इन ROU एसेट एंड डिक्रीज इन लीज लायबिलिटी। ये दोनों का जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस, ये दोनों में जो डिफरेंस आता है, दिस डिफरेंस विल बी रिकॉर्डेड इन P&L अकाउंट। दिस विल बी ट्रीटेड एज अ गेन और लॉस एज ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। सो ये अपना लीज मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। एंड उसके बाद अपना केस आता है रीमेजरमेंट। अभी रीमेजरमेंट कब होता है, यहाँ पे लेसी सुओ मोटो मतलब लेसी ऑन हिज ओन रीमेजर्स ऑन द बेसिस ऑफ चेंज्ड कंडीशंस। मतलब यहाँ पे लीज एग्रीमेंट रिमेन्स द सेम, लीज एग्रीमेंट रिमेन्स द सेम, no amendment in the old agreement means there is no amendment in the agreement। ये वाला अपना ये जो केस है ये लीज रीमेजरमेंट के कैटेगरी में फॉल करता है। तो आई होप आप लोग अभी क्वेश्चन देखने से डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कौन सा मेजरमेंट वाला केस है, कौन सा आपका मॉडिफिकेशन वाला केस है। तो यहाँ पे इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है मैंने। तो कौन सा 2 पार्ट है, आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले एक तो देखो लेफ्ट हैंड साइड है लीज टर्म। लीज टर्म में कुछ चेंजेस आ गया, मतलब लीज टर्म में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, या तो लेसी यहाँ पे लेसी एक्सरसाइजेस ऑप्शन, रीपरचेज ऑप्शन था लीज में, मतलब परचेज ऑप्शन लीज में था तो लेसी वो एक्सरसाइज कर रहा है, और या तो लीज टर्म में कुछ चेंजेस आ गया ड्यू टू सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स इज द लीज होल्ड राइट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये वाले केस में रिवाइज्ड लायबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऑन द डेट ऑफ रीमेजरमेंट, एज ऑन द डेट ऑफ रीमेजरमेंट हम लोग रिवाइज्ड लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे एट रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट, मतलब एट न्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर यहाँ पे लेना पड़ेगा, न्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर। और लीज पेमेंट्स में कुछ चेंजेस होता है। लीज पेमेंट्स में वेरिएबल लीज पेमेंट्स लिंक टू अ रेट और इंडेक्स, जब भी इफ देर इज अ चेंज इन द रेट और इंडेक्स वो टाइम पे लीज पेमेंट चेंज होगा। ऐसा एक सम है अपने करेंगे अभी। एक चेंज होता है वेरिएबल लीज पेमेंट में, जहाँ पे समझो कि CPI इंडेक्स पहले 100 था, बाद में चेंज होकर 120 हो गया, तो उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन
जो इन्फ्लेशन इंडेक्स चेंज होता है उसका इम्पैक्ट अगर लीज रेंटल में आया तो वो केस में भी अपना लीज में रीमेजरमेंट करना पड़ेगा, या तो जो इन सब्सटेंस फिक्स लीज पेमेंट है उसमें कुछ चेंजेस आ गया, और देयर इज अ चेंज इन रेसिडुअल वैल्यू गारंटी। यहाँ पे सबके बीच में आप और लगाते चलिए, इफ देयर इज अ चेंज इन रेसिडुअल वैल्यू गारंटी। तो ये तीन केस में, ये वाला जो तीन केस है, ये जो तीन केस है, इस केस में रिवाइज लीज लायबिलिटी एट ओरिजिनल डिस्काउंट रेट, मतलब यहाँ पे हम लोग ओल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर लेके काम करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ लीज टर्म में कुछ चेंज आता है रीमेजरमेंट में तो न्यू, बाकी पेमेंट वगैरह में कुछ चेंजेस हुआ तो अपने ओरिजिनल रेट में करेंगे। रीमेजरमेंट का अकाउंटिंग कैसे होता है, एडजस्ट आरवीओ एसेट एंड लीज लायबिलिटी। यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट आया हुआ है, अमेंडमेंट ड्यू टू कोविड-19, few amendments are there due to COVID-19. Ind AS 116 is only applicable to lessee with respect to the amendment. जो भी amendment आया है that will be applicable only to the lessee and not the lessor. तो lesser वाला अपना सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके, अभी देखेंगे अपने कि अमेंडमेंट क्या हुआ है। अमेंडमेंट इन मॉडिफिकेशन ड्यू टू कोविड, देयर इज अ प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट इज एडेड फॉर लेसी नॉट कंपल्सरी, मतलब देयर इज एन एडिशनल ऑप्शन टू लेसी, अगर लेसी चाहे तो ये ऑप्शन ले सकते हैं। कंडीशंस टू ऑप्ट फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अंडर अमेंडेड इंड AS 116, मतलब लेसी, देखो कंडीशंस टू ऑप्ट मतलब इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस द लेसी विल बी एबल टू ऑप्ट फॉर दिस एक्सपीडियंट। तो इसमें कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन इज देयर इज अ रेंट कंसेशन विच आर डायरेक्ट आउटकम ऑफ कोविड-19, मतलब द रेंट कंसेशंस आर डायरेक्ट आउटकम ऑफ कोविड-19 और लॉकडाउन। After rent concessions, lease rentals remain substantially the same or reduced. ये important condition है, अपने चेक करना होगा हर एक, मतलब amendment related question आया तो इसको चेक करना होगा। After rent concession, the lease rentals remain substantially the same or reduced. Overall increase is not allowed. Third condition is rent concessions, that is reduction in rent, waiver in rent or deferral in rent cannot extend beyond 30th June 2022। तो अपना ये अटेम्प्ट 22 वाला है, तो अभी वाला ये अभी तक ये चल रहा है तो ये कवर हो गया है। रेंट कंसेशन इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन रेंट, वेवर इन रेंट एंड डेफरल इन रेंट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 30th June 2022। फोर्थ कंडीशन, apart from rent concession, there are no other substantial changes in the lease. If all the conditions are met, lessee can avail practical expedient. यहाँ पे याद रखने वाला चीज़ है रेंट कंसेशन इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन, वेवर एंड डेफरल, बाकी कुछ भी नहीं चलेगा। व्हाट इज द एक्सपीडियंट, मतलब एक्सपीडियंट is a relaxation given to the lessee, lease liability to be measured at original discount rate। यहाँ पे आप लोग 2-4 स्टार मार्क कर दो, स्पेशल केस है, याद रखना पड़ेगा। इन केस ऑफ कोविड-19 हम लोग अगर इफ द लेसी ऑप्ट्स फॉर द प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट गिवन बाय इंड AS 116, इन दैट केस जो हम लोग रिवाइज्ड लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे एज ऑन द डेट ऑफ चेंजेस, मतलब जब रेंट रिडक्शन हुआ उस दिन जो रिवाइज्ड लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे उसमें ओरिजिनल डिस्काउंट रेट लेना होगा एंड नॉट रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट। अभी इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट ऑन अकाउंटिंग, एक लाइन में बोले तो डोंट ट्रीट इट एज लीज मॉडिफिकेशन, रीमेजर लीज लायबिलिटी एट ओरिजिनल डिस्काउंट रेट एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज्ड लीज पेमेंट्स एट ओरिजिनल डिस्काउंट रेट। अभी जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस मतलब ओरिजिनल
कौन सा डिफरेंस का बात कर रहे हैं भाई? देखो, ओरिजिनल लीज लायबिलिटी, इसका जो कैरिंग वैल्यू होगा एज ऑन द डेट ऑफ मेजरमेंट, एंड जो रिवाइज्ड लीज लायबिलिटी एज पर द कैलकुलेटेड एट द ओल्ड डिस्काउंट रेट, ये दोनों में जो डिफरेंस आएगा, दिस डिफरेंस विल बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट और लॉस। तो मोस्टली यहाँ पे ऑल द केसेस में गेन ही आएगा, क्योंकि लीज रेंटल घट रहा है ना, तो गेन ही होगा। इसका जर्नल एंट्री अपने पास करेंगे, लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पी और एल अकाउंट। पी और एल में इसको अदर इनकम के तरह ट्रीट करके चलेंगे। अभी इन शॉर्ट, प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट, लेफ्ट हैंड साइड इफ टेकन नॉट ट्रीट एज अ लीज मॉडिफिकेशन। इसका इम्पैक्ट क्या है? डिस्काउंट रेट, जो डिस्काउंट रेट कमेंसमेंट डेट में था लीज इंसेप्शन में, उसी को लेना पड़ेगा। डिफरेंस इन लीज लायबिलिटी, प्रॉफिट और लॉस डेबिट अकाउंटिंग है, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पीओआरएल। इफ नॉट टेकन, दो ऑप्शन, अगर if the lessee has not taken the expedient or he is not at all eligible for the expedient, then treat it as lease modification, जो अपने आज तक करते आ रहे थे। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? डिस्काउंट रेट एज ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, न्यू डिस्काउंट रेट यहाँ पे लेना पड़ेगा, एंड कुछ भी डिफरेंस होगा वी विल एडजस्ट इन लीज लायबिलिटी एंड आरओयू एसेट। तो यहाँ पे अपना जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? जर्नल एंट्री वुड बी ROU asset account debit to lease liability। ये कौन सा केस है? जहाँ पे लीज लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। अभी लीज लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगा तो उल्टा एंट्री पास करेंगे, लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू ROU एसेट। अभी इसमें मैंने कुछ टिप्पणी करके रखा है। अच्छा, इधर पे एक स्पेशल पॉइंट है, जहाँ पे आपका प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट टेकन है, द ROU एसेट रिमेन्स द सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। उसमें डेप्रिसिएशन विल कंटिन्यू SLM बेसिस पे फॉर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। मतलब रिमेनिंग, फॉर द रिमेनिंग टर्म ऑफ द लीज। यहाँ पे एक नोट है, आपको एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, मतलब लेसी को। द लेसी शुड डिस्क्लोज ऑन नोट्स टू अकाउंट्स वेदर इट हैज़ अप्लाइड एक्सपीडियंट ऑन अ सिमिलर क्लास ऑफ एसेट्स और नॉट। अभी एक्सपीडियंट जो है ना, एक्सपीडियंट कोई सिंगल एसेट के लिए अवेलेबल नहीं है। एक्सपीडियंट अप्लाई करना होगा अगर वो रेंटल ROU एसेट के लिए एक्सपीडियंट लेना चाहता है, तो उसके बैलेंस शीट में जितना भी रेंटल ROU एसेट सब के लिए उसको एक्सपीडियंट लेना पड़ेगा।